मेरा नाम आरती है। मेरे पिता, जिन्हें मैं प्यार से बाबूजी कहती थी, एक मामूली सरकारी नौकरी करते थे। उनका जीवन सादगी और ईमानदारी का प्रतीक था। मेरी माँ दीपा एक सीधी सादी गृहिणी थी, जिनका घर के लिए होना एक ठंडी छांव जैसा था। मैं अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी थी और वे सब मुझसे उम्र में बहुत छोटे थे। उनकी देखभाल का एक अनकहा बोझ हमेशा मेरे कंधों पर रहा। जब मैंने कॉलेज में कदम रखा तो बाबूजी का मेरे लिए एक खास नियम बन गया था। वे रोज सुबह मुझे कॉलेज छोड़ते और शाम को खुद वापस लेने आते। ये सिर्फ एक सवारी नहीं थी, ये उनकी तरफ से मुझे दिया जाने वाला प्यार, गर्व और सुरक्षा का एहसास था। मैं हमेशा से अपने बाबूजी की ऐसी बेटी बनना चाहती थी जिस पर उन्हें सच्चे दिल से गर्व हो। यह इच्छा मेरे लिए एक जुनून बन चुकी थी। यही वजह थी कि मैं दिन रात एक करके मेहनत कर रही थी, सिर्फ इस उम्मीद में कि अच्छे नंबर लाकर उनके चेहरे पर वह खुशी देख सकूं जिसके वे हकदार थे। मेरे सेमेस्टर के इम्तिहान बिल्कुल सिर पर थे और मेरे कमरे में हर तरफ किताबें बिखरी हुई थीं। मैं इतनी पढ़ाई में मगन थी कि जैसे भूख प्यास भूल चुकी थी। मैं खाने के समय भी अपनी कुर्सी से नहीं उठती थी। एक शाम जब मैं बिस्तर पर बैठी रात का खाना सिर्फ एक गिलास पानी से गुजारने की कोशिश कर रही थी तो माँ गुस्से से कहती, ये कैसा भूत सवार हो गया है पढ़ाई का, जो तुम्हें खाने पीने का भी होश नहीं। तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखती? तुम्हारी सेहत ज्यादा जरूरी है। मगर मेरे दिल में एक ही जुनून था, क्लास में सबसे ज्यादा नंबर हासिल करना। बाबूजी मेरा बचाव करते। वे हमेशा मुस्कुराते और माँ से कहते, भूत नहीं दीपा, मेरी बेटी पर तो कुछ बनने का जुनून सवार है। ये तुम्हारे बेटों की तरह नहीं है जो स्कूल से आकर फौरन गिल्ली डंडा खेलने भाग जाते हैं और उन्हें पढ़ाई का कोई होश नहीं होता। उनके ये शब्द मेरे लिए किसी इनाम से कम नहीं थे। सड़क हादसा और जिंदगी का बदलता मोड़, कॉलेज से वापसी का एक दिन। हम हमेशा की तरह शहर की भीड़ भाड़ वाली सड़क पर थे। बाबूजी अपनी पुरानी भरोसेमंद फिएट कार चला रहे थे और उनका ध्यान बंटा हुआ था। शायद वे अगले दिन की अपनी दफ्तरी फाइलों के बारे में सोच रहे थे। अचानक एक टूटे हुए गड्ढे की वजह से कार को एक जोरदार झटका लगा। बरसात का मौसम था और गड्ढे में कीचड़ भरा हुआ था। झटके से मेरी नई साफ सुथरी यूनिफॉर्म पर कीचड़ के छींटे पड़ गए। मेरी सफेद सलवार कमीज पर काले दाग लग गया। मुझे बहुत गुस्सा आया। मुझे लगा जैसे मेरी मेहनत पर पानी फिर गया हो। उसी पल हमारी कार के साथ वाली लेन में एक बहुत महंगी गाड़ी आकर रुकी। उसमें एक नौजवान बैठा था जो बड़े गरूर से गाड़ी चला रहा था। उसने गड्ढे के करीब आने पर भी कोई एहतियात नहीं बरता था। गुस्से में मैंने उसे इशारा किया कि वह शीशा नीचे करे। जैसे ही उसने काला शीशा नीचे किया, मैंने रुककर एक कड़वे लहजे में कहा, गाड़ी इतनी महंगी रख सकते हो? फोन भी अच्छा खासा महंगा है, तो क्या आंखों का इलाज नहीं करवा सकते? वह नौजवान हैरानी से देखने लगा, जैसे वह किसी दूसरी दुनिया से आया हो। वह बोला, मैं समझा नहीं, आप किस बारे में बात कर रही हैं? मैंने गुस्से से कहा, आपकी कमजोर नजर और बेकार ड्राइविंग की वजह से मेरी नई यूनिफॉर्म का सत्यानाश हो गया है। क्या आपको सड़क पर गड्ढा नजर नहीं आया था? वह फौरन अपनी गलती मानने के बजाय हठधर्मी पर उतर आया और बोला, अरे इसमें मेरी क्या गलती? ये तो नगरपालिका की गलती है या सरकार की। ये सड़कें ठीक करवाना मेरा काम थोड़ी है। तुम ये सब मेरे खाते में क्यों डाल रही हो? मैंने थोड़ी कहा था कि सड़क टूट जाएगी और गड्ढा बन जाएगा। उसी वक्त सिग्नल खुल गया और पीछे खड़ी ट्रैफिक के हॉर्न लगातार बजने लगे। उस नौजवान ने एक विजयी नजर मुझ पर डाली और तेजी से आगे बढ़ गया। मुझे बहुत गुस्सा था। मेरे मुंह से बेअख्तियार घमंडी सड़ियल निकला। मैंने खुद को बड़ी मुश्किल से तसल्ली दी, आरती सब्र कर। इन अमीर जादों को अपनी दौलत का गरूर बहुत होता है। हम गरीब मध्य वर्ग के लोग इनके लिए कीड़े मकोड़ों से ज्यादा कुछ नहीं। मैं बाबूजी को सारा माजरा सुनाने के मूड में थी। मैं दिल ही दिल में अपनी बेइज्जती का हिसाब चुकाना चाहती थी। लेकिन जब हम घर पहुंचे तो जो मंजर देखा उसने मेरे सारे जज्बात एक पल में खत्म कर दिए। बहुत से लोग हमारे आंगन में जमा थे। उनके चेहरों पर एक गहरा डर और गम था। मेरे हाथ से किताबें गिर पड़ीं और उनके पन्ने बिखर गए। मैं पागलों की तरह लोगों को धकेलती हुई आगे बढ़ी तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई और सर पर जैसे आसमान टूट पड़ा। बाबूजी का सड़क हादसा हुआ था और वह मौके पर ही अपनी जान गंवा चुके थे। यह वह कयामत थी जिसने मुझे आसमान से जमीन पर पटक दिया। यह जिंदगी का ऐसा अंधेरा दिन था जिसने मेरे सारे सपनों को काली हकीकत दे दी। हमारी फैमिली की जिंदगी में यह ऐसा सदमा था जिसे बर्दाश्त करना नामुमकिन था। लोग कहते हैं सब्र करो, लेकिन सब्र करना कहना आसान है, सब्र तो आते आते ही आता है। मेरा वजूद बिखर चुका था। नए ठिकाने का सफर और एक कड़वी हकीकत। मुझे लगा था कि बाबूजी को कुछ हुआ तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी, मगर यह सच है कि मरने वालों के साथ कोई मरता नहीं है। मैं जिंदा थी। घर में सांत्वना देने के लिए लोगों का आना जाना लगा रहा।
जैसे एक न खत्म होने वाला सिलसिला हो। माँ तो जैसे होशो हवास खो बैठी थी, और मेरे छोटे भाई जो इस कम उम्र में बेसहारा हो गए थे, उन्हें देखकर मेरा रोना और बढ़ जाता था। उनकी मासूमियत और बेबसी मेरे दिल के टुकड़े कर रही थी। उस दिन मेरे बड़े मामा जी, जो बाबूजी के गुजरने के बाद से ही हमारे पास मौजूद थे, ने एक फैसला सुनाया। वह कहने लगे, तुम लोग तैयारी करो, हमें अपने घर दिल्ली जाना है। माँ ने बहुत विरोध किया, मैं यह घर नहीं छोड़ सकती, इस घर में उनकी खुशबू है। लेकिन मामा जी ने सख्त लहजे में कहा, दीपा, अब बच्चों की देखभाल का सवाल है, मैं तुम्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता। तुम यहाँ आती जाती रहना, तुम किसी के घर नहीं जा रही हो, ये तुम्हारे भाई का घर है। उस घर से बाबूजी की बहुत सी यादें जुड़ी थीं, उसे छोड़ना बहुत मुश्किल था, मगर मजबूरी थी। मामा जी की 2 शादियां थीं। एक उन्होंने लंदन में की थी, वह अंग्रेज महिला थीं, जिनसे एक बेटा था जिसका नाम प्रियांश था। दूसरी शादी भारत में अपनी चचेरी बहन सुमिता से की थी। सुमिता मामी से उनकी एक बेटी और 2 बेटे थे। बेटी बड़ी थी और यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहती थी। बेटे मेरे भाइयों के हम उम्र थे। सुमिता मामी ने हमें देखकर जाहिर तौर पर बहुत खुशी का इजहार किया। उनकी मुस्कुराहट बनावटी नहीं लगी थी। हमें आए हुए 10 दिन हो गए थे। अपना घर और बाबूजी बहुत याद आते थे। आज माँ और मेरे भाई हमारे पुराने घर गए थे 10वीं करने के लिए। मुझे भी जाना था, मगर तेज बुखार की वजह से मैं नहीं जा सकी। मैं बिल्कुल बेहाल थी। मैं अपने कमरे से किचन में पानी पीने आई तो वहां एक अजनबी को देखकर चीखना शुरू कर दिया। मैं बार बार चोर चोर कहने लगी, क्योंकि इन 10 दिनों में मैंने उसे घर में नहीं देखा था। लेकिन जैसे ही मेरे चीखने पर वह पलटा, मेरी आंखें हैरानी से खुल गईं। ये वही घमंडी सड़ियल था जो मुझे सड़क पर मिला था। मैंने डर और गुस्से के मिले जुले अंदाज में कहा, अरे तुम मेरा पीछा करते हुए यहां भी पहुंच गए? ऐसी क्या दुश्मनी है तुमसे? तुम्हारी गाड़ी तो बच गई थी और तुम भी, लेकिन आज नहीं बचोगे। अभी मामा जी को बुलाती हूँ। वह हाथ के इशारे से मुझे रुकने को कहता हुआ बोला, जरा ब्रेक पर पांव रखिए मोहतरमा, मैं आपका पीछा क्यों करने लगा? और आप कौन हैं? यहाँ क्या कर रही हैं? तभी मामा जी मेरी चीख सुनकर आ गए और कहा, आरती, इनसे मिलो। ये तुम्हारी कजिन है, और इसको बताया कि यह मेरा बेटा प्रियांश है। ये अपनी माँ की मौत के बाद भारत शिफ्ट हो गया है और यहाँ डॉक्टर है। प्रियांश ने एक झूठी मुस्कुराहट के साथ मुझे देखा और बोला, शुक्र है पापा आप आ गए, वरना यह खातून तो मुझे आज ऊपर पहुंचा देती। मामा जी हंसने लगे और मुझे प्यार से साथ लगाकर बोले, नहीं भई, ऐसा मत कहो, मेरी बच्ची बहुत प्यारी है, यह किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। यह कहकर मामा जी वापस चले गए। मैं भी वहां से जाने लगी जब अपने पीछे उसकी आवाज सुनी। वह कहने लगा, 1 मिनट बात सुनो। मैंने पीछे मुड़कर सवालिया अंदाज में देखा। वह बोला, कुछ नुकसान ऐसे होते हैं जो पूरे नहीं किए जा सकते। मैंने फौरन बीच में काटते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं समझ रही हूँ, आप माफी मांगना चाह रहे हैं, लेकिन कह नहीं सके। परेशान मत हो, मेरी यूनिफॉर्म धुलकर साफ हो गई है। मैं यह कहकर आई ही थी कि उसकी जोरदार हंसी की आवाज ने दूर तक मेरा पीछा किया। मैंने बेअख्तियार ही पागल कहा और सोचा, यकीनन पागलों का ही डॉक्टर होगा। मोन परिवार की नई शुरुआत और नाजुक रिश्ते। अगली सुबह नाश्ते की मेज पर सब मौजूद थे, एक बड़ा और भरा पूरा परिवार। मामा जी ने मेरे भाइयों से कहा कि दोबारा से पढ़ाई शुरू करो। उनकी आवाज में सख्ती नहीं, ममता और हौसला था। उन्होंने कहा, बच्चों, जो कुछ हुआ वह यूं ही किस्मत में लिखा था। बहादुर बनो और जिंदगी को कबूल करो। कुछ बनो ताकि तुम्हारे बाबूजी की आत्मा को शांति मिले। प्रियांश इस हादसे की पूरी डिटेल नहीं जानता था, सिर्फ इतना कि बाबूजी अचानक गुजर गए हैं। ये मुझे बाद में पता चला। शाम को जब मैं लॉन में अकेली बैठी थी, दिल में बाबूजी की यादें लिए, तो वह मेरी तरफ आया। उसके चेहरे पर दुख और हमदर्दी थी। वह बोला, मुझे बहुत अफसोस हुआ सब सुनकर। मेरी माँ भी अब इस दुनिया में नहीं है। मैं समझ सकता हूँ अपनों के बिछड़ जाने का गम क्या होता है। वह थोड़ी देर रुका, जैसे अल्फाजों का चुनाव कर रहा हो, और फिर झुककर कहा, मैं आपसे माफी चाहता हूँ, अगर मेरी वजह से आपको कोई परेशानी हुई हो। ये कहकर वह चला गया। मैं सोचती रही कि इतना बुरा भी नहीं है यह सड़ियल। उसके लहजे में सच्चाई थी। और एक बात तो आज मैंने नोट की थी, वह हैंडसम भी काफी था। उसकी अंग्रेजी तहजीब झलकती थी। मैं अपनी सोच पर खुद ही हंस पड़ी। मामा जी ने अपने बेटों के स्कूल में ही मेरे भाइयों का दाखिला करवा दिया। उनकी पढ़ाई का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया। उन्होंने मेरे भाइयों के लिए अलग गाड़ी ली थी ताकि वह आराम से स्कूल जा सकें, और अब वह रोजाना शाम को मेरे छोटे भाई को ड्राइविंग सिखा रहे थे। मेरे दिल से मामा जी के लिए बेअख्तियार दुआएं निकलती थीं। वह जो कर रहे थे, ऐसा कोई कोई करता है। उनकी शरीफाई एक नायाब चीज थी। चाय,
पकौड़े और गलतफहमियां। एक शाम मैं और माँ डिनर के बाद गपशप कर रहे थे जब प्रियांश वहां आ गया। वह माँ से कहने लगा, दीपा बुआ। मामा जी की बहन होने की वजह से मामा जी उसे बुआ कहते थे। ये एक प्यार का रिश्ता था, मैं उसे बड़ी माँ ही कहूंगी। आज मौसम बहुत अच्छा है, बाहर हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। आप पकौड़े बना लें, मेरा बहुत दिल कर रहा है और मुझे आपके हाथ के पकौड़े खाने हैं। माँ तो खुशी से निहाल हो गईं और फौरन किचन में चली गईं। उनका चेहरा खिल उठा था। मुझे यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। घर में एक नौकरानी थी जो बाकायदा खाना पकाती थी, फिर मेरी माँ को ही किचन में भेजना मुझे बहुत परेशान कर रहा था। मेरे नजदीक यह एहतिराम की कमी थी। आखिरकार मैंने गुस्से में प्रियांश से कह दिया, हम नौकर नहीं हैं, मेरी माँ आपके लिए खाना पकाने नहीं आएंगी। उसने हैरानी से मुझे देखा और उसकी आंखों में दर्द और नाराजगी थी। वह बोला, वह सिर्फ तुम्हारी मम्मी नहीं है, मेरी भी बड़ी माँ है, और मैं चाहता हूं कि वह इस घर में अजनबी बनकर न रहें, बल्कि इस घर को अपना घर समझें। वह जब अपने हाथों से कोई चीज बनाएंगी तो उन्हें अपनेपन का एहसास होगा। मुझे अफसोस है तुम्हारी सोच पर। मैंने उस दिन दिल में उसे इतनी बद्दुआएं दी थीं जितनी मुझे याद थीं। मुझे लगता था ये अपनी दौलत का रौब झाड़ता है हम पर। उसे लगता है कि हम उसके घर रहते हैं तो उसके गुलाम हैं। प्रेम का इजहार और एक नई जिम्मेदारी। मामा जी मुझे रोजाना कॉलेज छोड़ते हुए ऑफिस जाते थे। कार में वह मुझसे बहुत सी बातें करते, अक्सर प्रियांश और उसके बचपन के किस्से। मैंने महसूस किया कि उनकी बातों में प्रियांश और उसकी माँ का जिक्र होता। उन्हें इन दोनों से बहुत मोहब्बत थी। उन्होंने कभी सुमिता मामी का जिक्र नहीं किया था। मामा जी ने एक दिन एक बड़ा राज खोला और बताया कि जो कुछ भी उनके पास है वह सब प्रियांश का है, उसकी माँ का। वह मरते वक्त सब कुछ अपने बेटे के नाम कर गई थी। प्रियांश अब रोजाना ही मेरे भाइयों को साथ लेकर निकल जाता। उनकी गहरी दोस्ती हो गई थी। सब कुछ अच्छे से गुजर रहा था जब एक दिन माँ की अचानक तबीयत खराब हो गई। वह बेहोश हो गई। उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तबीयत संभल नहीं रही थी। वह मौत और जिंदगी की कशमकश में थी। तभी डॉक्टर ने मामा जी को बुलवा लिया और कहा कि मरीजा आपसे बात करना चाहती हैं। थोड़ी देर बाद मामा जी ने मुझे और प्रियांश को अंदर बुलवाया। माँ की आवाज बहुत कमजोर थी, लेकिन उनकी आंखों में एक पक्का इरादा था। माँ कह रही थी, मैं अपनी बेटी को आपके हवाले कर रही हूँ भैया, इसकी जिम्मेदारी अब आपकी है। मामा जी और मैं बिलक बिलक कर रो रहे थे। मामा जी ने उन्हें हौसला दिया और उसी वक्त प्रियांश के हाथ में मेरा हाथ दे दिया। उन्होंने कहा, मैं आरती को प्रियांश के हवाले कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ ये जिम्मेदारी निभाना जानता है। तुम फिक्र न करो, तुम ठीक हो जाओगी। हम प्रियांश और आरती की धूमधाम से शादी करेंगे। मामा जी यह बात कर ही रहे थे कि माँ ने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा, जैसे कोई बोझ हल्का हो गया हो, और फिर अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और वह हमेशा के लिए आंखें बंद कर लीं। मेरी माँ हमें छोड़कर सीधे परमात्मा के पास चली गई थी। एक और क़यामत आ गई थी हम पर। मैं एक बार फिर अनाथ हो गई थी। सादा विवाह और रिश्तों की हकीकत। माँ को इस दुनिया से गए 6 महीने हो गए थे, लेकिन लगता था कल की बात है। मैंने खुद को कमरे में सीमित कर लिया था। बाबूजी के बाद तो माँ थी, जो जब हम रोते थे तो चुप करवा दिया करती थी, लेकिन माँ के बाद कौन था? अब मामा जी बहुत मसरूफ थे और कब तक हमारे आंसू पोंछते रहते। उनकी भी अपनी जिंदगी थी। वह जो कर रहे थे वही बहुत था। मेरी माँ की आखिरी इच्छा थी, इसलिए मेरा विवाह सादगी से प्रियांश से कर दिया गया। मैंने एक सादा सफेद जोड़ा पहना था। ये मुझ पर फर्ज था कि मैं माँ की इच्छा पूरी करूं, लेकिन प्रियांश की क्या मजबूरी थी यह मुझे नहीं पता था। शायद मामा जी की वजह से या फिर बड़ी माँ के लिहाज से, भगवान जाने। मैं यही सब सोच रही थी जब दरवाजा खुला और वह अंदर आया। वह कहने लगा, खातून, बुरा नहीं, मैं मासूम सा इंसान हूं। चुड़ैलों से तो वैसे भी सख्त डरता हूं। मैंने उसकी तरफ देखा और उसके चेहरे पर सच्चाई तलाश करने की कोशिश की। वह कहने लगा, अगर तफसीली जायजा ले लिया है तो बैठ जाओ। वैसे मैंने सुना था कि इंडियन दुल्हनें शर्मीली होती हैं, लेकिन यहाँ तो ऐसे कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। मैंने घूर कर उसे देखा तो वह जोर से हंसने लगा। मैंने पूछा, मैं तो माँ और मामा जी की वजह से मान गई। आपकी अपनी जिंदगी है, कोई और पसंद भी होगी तो माने क्यों? वह कहने लगा, जो पसंद आई थी वह तो वहीं कहीं रह गई। एक सड़क पर मिली थी, लड़ाकू और बहादुर, मैं तो उसे ढूंढने निकला हूं। मैंने हैरानी से देखा तो उसने इस बात में सिर हिलाया और बोला, चुड़ैल, मुझे तुम पहली नजर में ही अच्छी लग गई थी, और पसंद का क्या है, शादी तो तुमसे ही करूंगा। तुम मेरे बच्चों को संभालना, वह मुझे संभालेगी। मैंने तकिया उठाकर उसे मारना शुरू कर दिया। वह कहने लगा, रुको, अभी पापा को बुलाता हूं। वह तो कहते हैं तुम अच्छी बच्ची हो, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, तुम तो मेरी जान के दर पे हो। सुमिता मामी की साजिश और दूरिया दिन बहुत खूबसूरत थे,
प्रियांश की मोहब्बत ईश्वर का एक खूबसूरत तोहफा थी। उसकी मोहब्बत ने मेरे जख्मों पर मरहम रख दिया था। मैं हर रोज ईश्वर का शुक्र अदा करती कि ऐसा प्यार करने वाला जीवन साथी मिला। लेकिन फिर वह घटना हुई जिसने मेरी जिंदगी ही बदल कर रख दी। मैं तो माँ बाप की जुदाई का गम नहीं भूली थी। अब ये सब क्या हो गया? मेरे भाई वासिफ के पेपर हो रहे थे। वह दिन रात पढ़ाई में मसरूफ था। मैं उसे खूब मेहनत करवा रही थी। इन्हीं दिनों मैंने देखा कि सुमिता मामी का रवैया मामा जी के सामने जाहिर तौर पर ठीक था, लेकिन वह मेरे भाइयों से अजीब तरीके से बात करती थी। उनके लहजे में एक छिपा हुआ ताना होता था। मैंने अपने भाइयों की सारी जिम्मेदारियां खुद पर ले ली थीं। मैं नहीं चाहती थी कि इस घर में मेरे भाई किसी भी किस्म का बोझ बने। मेरी छोटी बहन मुझे कई बार कह चुकी थी कि हम लोग वासिफ भाई की जॉब होते ही अलग घर ले लेंगे, यहाँ इनके साथ नहीं रहेंगे। मैंने गौर नहीं किया। मुझे नहीं पता था कि मेरे अलावा मेरे बाकी बहन भाई मामी से तंग क्यों आ गए हैं। एक दिन मैं कमरे में जा रही थी जब गुजरते हुए मैंने सुना कि मामी अपने बेटे से कह रही थीं, वासिफ हर वक्त पढ़ता रहता है, तेरा बाप इसे इस बार कामयाबी पर गाड़ी भी देने वाला है। कई बार कह चुका है कि वासिफ और जनित, मामी का बेटा, में से जिसके नंबर ज्यादा होंगे उसे ही गाड़ी मिलेगी। ये अनाथ जब से आए हैं मेरे बच्चों का हक खा रहे हैं। मेरे पति को बहन के बच्चों से ज्यादा कुछ जरूरी नहीं लगता। वह तेरा बड़ा भाई प्रियांश, उसने इस आरती से शादी कर ली। अब ये सारी उम्र मेरे सिर पर सवार रहेगी। मुझे बहन बेटियां शुरू से बुरी लगती हैं, लेकिन पति की वजह से चुप हूं। अब तो कान खोलकर सुन ले, अगर तेरे नंबर वासिफ से ज्यादा ना आए तो याद रखना, तुम्हारा ऐसा हश्र करूंगी जो तुम याद रखोगे। मैं जल्दी से वहां से निकल आई। अपने कमरे में आकर मैं देर तक रोती रही। ये मेरी मामी थी जो सबके सामने खुशामद करती थी, और उसके दिल में हमारे लिए इतनी नफरत थी। मुझे बहुत दिनों तक मामी की बातें याद आती रहीं। कई बार मैंने उनको शाम के बाद छत पर जाते और तावीज जलाते देखा था। कई बार वह पानी की बोतलों में कुछ मिलाती थीं। वह पंडितों से फोन पर बात करती और जादू टोना करवाती सुनी थी। वह अक्सर मेरा खाना खुद देने आ जाती। जब मैं कहती कि सबके साथ ही खा लेती हूँ तो कहती, खाती तो सबके साथ ही हो, लेकिन मैंने सोचा कि आज हम दोनों ही खाएंगे। मैं हैरान भी होती थी, लेकिन मैंने सोचा कि घर का माहौल खराब ना हो। प्रियांश को इस सब का नहीं पता था। वह उन दिनों अपने ही कामों में बहुत मसरूफ था। बहुत दिनों बाद घर आता। उस दिन भी वह मुंबई गया हुआ था। उसकी जॉब वहां हो गई थी। मैं जाना चाहती थी, लेकिन प्रियांश ने कहा कि कुछ दिन तक सारे मामले ठीक करने हैं, फिर तुम्हें ले जाऊंगा। एक मजबूरी का खत और प्रेम की कुर्बानी। एक दिन मेरी सुमिता मामी ने मुझे अकेले में बुलाया और एक सफेद कागज सामने रख दिया। वह कहने लगी, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे भाई अपनी तालीम जारी रखें और उनकी अच्छी देखभाल होती रहे, तो जैसा मैं कहूं इस खत में लिखो और यहां से चली जाओ। मैंने धूक और हैरानी से इस औरत को देखा। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, अगर मैं ना जाऊं तो? कहने लगी, फिर याद रखना, मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारे भाइयों के साथ कुछ भी हो सकता है और किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। मैं इस औरत से डर गई। मुझे अपने बहन भाइयों की फिक्र थी। मैं प्रियांश से बात करना चाहती थी। मैंने महसूस किया वह किसी बात पर परेशान है, इसलिए 2 मिनट बात करने के बाद ही उसने फोन रख दिया। मैंने सोचा मामा जी से बात करती हूँ, लेकिन अगले दिन मामा जी की तबीयत बहुत खराब हो गई। उन्हें अस्पताल के चक्कर लग रहे थे। कई दिन बीमार रहने के बाद मामा जी बहुत कमजोर हो गए थे। मैंने उनसे कोई बात न की, लेकिन मामी मुझे इशारों में कई बार कह चुकी थीं कि तेरे पास वक्त कम है, यहाँ से निकल जा, नहीं तो तेरे बहन भाइयों का जीना हराम कर दूंगी। मैं तब भी वहां से न जाती, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मामी ने मेरे लिए हर रास्ता बंद कर देना है। वह अपनी भांजी नीतू को घर ले आईं और नीतू प्रियांश के आगे पीछे फिरती नजर आती थी। मुझे यह बर्दाश्त नहीं था। जो भी काम मैं करने लगती वह खुद पकड़कर करने लगती और फिर सबके सामने यही जाहिर करती कि आरती की जिम्मेदारियां भी मुझे ही निभानी पड़ रही हैं। प्रियांश मुझे कहता, पापा की तबीयत की वजह से सारे घर वाले परेशान हैं, तुम्हें सबका ख्याल रखना है ना कि इस लड़की को। वह जब से आई है सारा घर संभाल लिया है और तुम सारा दिन कमरे में रहती हो। पापा ने तुम लोगों के लिए कितना कुछ किया और तुम उनके पास जाकर बैठती तक नहीं। मैं समझ गई थी कि मेरा पति अपनी सौतेली माँ की जबान बोलने लगा है। उस वक़्त मुझसे इतने गिले थे, मैं कुछ कहती तो झूठी ही लगती। इसीलिए मैंने सब कुछ वक़्त पर छोड़ दिया। इल्जाम, धमकी और सच की कुर्बानी। उस दिन मेरी एक दोस्त संजना मुझसे मिलने आई। उसने कहा, मुझे बाजार जाना है, मेरी शादी है, तो मैं सारी शॉपिंग तुम्हारे साथ करना चाहती हूँ। मैंने उसके साथ जाने से मना कर दिया, लेकिन मामी ने कहा कि
वह तुम्हें इतनी चाहत से लेने आई है और तुम ऐसे कर रही हो? जाओ, तुम्हें उसके साथ जाना चाहिए। मैं मामा जी को बताने गई, लेकिन वह दवाई लेकर सो रहे थे, इसलिए कुछ बताए बिना ही मैं अपनी दोस्त के साथ बाहर आ गई। वहां आके पता चला कि उसका मंगेतर भी आया हुआ है। मैंने उसे कहा कि अगर उसने अपने मंगेतर को ही बुलवा लेना था तो उसे मुझे साथ नहीं लाना चाहिए था। मेरी दोस्त कहने लगी कि उसका अचानक ही प्रोग्राम बना। शॉपिंग के बाद मेरी दोस्त के मंगेतर ने जबरदस्ती हमें खाने पर रोक लिया। शाम को जब मैं घर आई तो यहाँ एक इल्जाम मुझ पर लग चुका था। मेरी सास सुमिता मामी मुझे कमरे में ले गई और बोली कि ये देख, तू क्या करती फिर रही है। सोच ले, अगर प्रियांश को पता चल गया तो तेरी शक्ल भी नहीं देखेगा। मुझे नहीं पता था मेरी तस्वीरें मेरी दोस्त के मंगेतर के साथ कैसे ली गईं। मैंने मामी से कहा कि ये मेरे खिलाफ साजिश है। यकीन करे, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन मेरी सास तो मुझे वहां से जाने का कहा और कहा, जितनी रकम चाहिए ले जाओ, लेकिन यहां से चले जाओ, नहीं तो किसी दिन मैं कुछ ऐसा कर दूंगी कि तेरी छोटी बहन खुद ही मर जाएगी। मैंने उस रात रोते हुए सोचा कि काश बाबूजी मां न मरते, हम लोगों के घर न आते। जिंदगी मुझ पर तंग कर दी गई थी और फिर मैंने वह घर छोड़ दिया जिसमें मेरे गुजरे वह सारे अच्छे दिन याद आए। मैंने अपनी मोहब्बत प्रियांश की जिंदगी और अपने भाइयों की हिफाजत के लिए वहां से निकलने का फैसला किया, क्योंकि मुझे आते हुए मेरी सास ने कहा कि अब रोड पर सिंगल पर लोग गोली मार देते हैं। अगर विधवा नहीं होना चाहती और चाहती हो कि प्रियांश जिंदा रहे तो नजर मत आना। मैंने अपनी मोहब्बत प्रियांश के सर का सदका कर दी, वार दिया अपनी खुशियों को अपने भाइयों और पति पर से। तन्हाई, ममता और एक नई आजमाइश। घर से निकलने के बाद जिंदगी आसान नहीं थी। मैं अपनी एक दोस्त के पास शिमला आ गई। वह एक छोटे से स्कूल को चला रही थी। स्कूल में मुझे रहने को जगह भी मिल गई और नौकरी भी। इतना बहुत था। उस वक्त मैं मां बनने वाली थी। मेरे पेट में प्रियांश की निशानी थी। मैंने एक बेटे को जन्म दिया जो बिल्कुल आदतों में भी बाप जैसा था। 3.5 साल का हो गया था, लेकिन बातें ऐसे करता जैसे कोई बुजुर्ग हो। अक्सर कहता, कौन कहता है अच्छी बच्ची हो, बिल्कुल अच्छी नहीं हो। मुझे देखो, अच्छे बच्चे ऐसे होते हैं। मेरे जीने की वजह था मेरा बेटा अन्नू। औलाद की मोहब्बत एक आम सी औरत को भी बहादुर कर देती है। मैं भी अपने बेटे के लिए बहुत बहादुर थी। इन्हीं दिनों जहां मैं रहती थी वहां उसी मकान के सामने कुछ लोग रहने के लिए आए थे। उन्होंने वह मकान किराए पर लिया था। मुझे वह लोग कुछ संदिग्ध लगते थे। मैंने अपनी दोस्त से भी कहा कि यह लोग मुझे संदिग्ध लगते हैं, तो उसने कहा, सब्र करो, हमें क्या लेना इनसे। अब जब मैं सुबह घर से निकलती तो एक लड़का बाहर खड़ा होता और अजीब नजरों से घूरता रहता। वापसी पर भी उसे मैंने अक्सर ही अपने घर के बाहर खड़े देखा। एक दिन तो हद हो गई। वह कहने लगा, टीचर जी, थक नहीं जाती? और क्या अकेले रह रहकर दिल उदास नहीं हो गया? मेरा हाथ हट गया। उसने मेरी कलाई पकड़ ली। मैंने शोर मचा दिया, जिस पर उसके घर से एक और आवारा किस्म का लड़का निकला। उसने कहा, जाने दो, क्यों तमाशा लगाते हो? अब क्या एक बच्चे की माँ ही रह गई है जिस पर तुम अपने सर इल्जाम लोगे? दिन दहाड़े एमएलए के बेटे ने एक लड़की को परेशान करने की कोशिश की। वैसे भी इलेक्शन सिर पर है, इस वक्त कोई पंगा मत लेना, नहीं तो तुझे तेरा बाप छोड़ेगा नहीं। उसने मेरा बाजू छोड़ दिया और बोला, याद रखना, अगर मेरी बात न मानी तो तेरा जीना हराम कर दूंगा। वैसे भी तेरा बेटा अब मेरे साथ ही खेलता है। मैं डर गई और भागकर घर के अंदर आ गई। अंदर से दरवाजा लगा लिया। जल्दी से अपने बेटे को अपने सीने से लगा लिया, जो मुझे इस तरह देखकर परेशान हो गया था। मैं उसे चूमती जाती और रोती जाती। पहले बहन भाई इसी डर से छोड़े थे कि हिफाजत में रहें, और अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। मेरे अंदर का डर ही तो था जिसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा था। काश मैं तब प्रियांश को आजमा लेती। काश मैं डट जाती अपने हक के लिए। सब कुछ सच बता सकती थी, लेकिन मामा जी की जिंदगी बहुत प्यारी थी और मैं अपनी परेशान हाली की वजह से घर से निकल आई। अपहरण, चाल और लड़ाकू दुल्हन। मुझे यकीन था यही कुछ मेरी मामी ने कहा होगा। सब तो यही समझते होंगे कि मैं किसी के साथ भाग गई हूं, और अब मुझ पर फिर से आजमाइश आ गई थी। सामने के घर में मौजूद लड़के ने मेरा जीना हराम कर दिया। मेरे बेटे को जैसे ही बाहर निकलते देखता, साथ खेलने लगता। वह बच्चा था, मैं रोकती तो कहता, वह अंकल तो बहुत अच्छे हैं। फिर उसने मेरे बेटे को महंगे महंगे तोहफे देने शुरू कर दिए। वह लड़का किसी सियासतदान का बेटा था जिसका नाम विक्की था। और फिर वह रात भी आई जब उसने मुझे अपहरण करवा लिया। मुझे बेहोश करके पता नहीं किस तरफ पहुंचाया गया। जब आंख खुली तो देखा यह कोई तहखाना था। कुछ देर बाद वही लड़का वहां आ गया और बोला कि सीधी तरह तो मानेगी नहीं, इसीलिए यह सब करना पड़ा। अगर तू मान जाती तो इतनी तकलीफ ना होती। मैंने कहा, मैं एक शादीशुदा औरत हूं, एक बच्चा है मेरा। तो कहने लगा, वही तो तू लगती नहीं है। और फिर मेरा दिल आ गया। उस रात मेरे दिमाग ने काम किया। मैं समझ गई थी वह शख्स जिस किस्म का है,
वह मुझे कभी भी यहाँ से निकलने नहीं देगा। मैंने कहा, मुझे मंजूर है, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। मैं अपने पति को छोड़ चुकी हूँ, लेकिन तलाक नहीं ली। तुम मुझे वक्त दो, मैं उससे तलाक लेकर तुमसे शादी कर लूंगी। पता नहीं क्या वजह थी, लेकिन अजीब बात थी कि वह लड़का मान गया। कहने लगा, लेकिन यह आज ही होगा। उसने एक औरत को बुलवाया और उसे कहा, इस लड़की को दुल्हन की तरह तैयार करो, हम लोग मीडिया पर देंगे इस लड़की से मैंने शादी कर ली है। तब इसका पति समझ जाएगा और मेरा बाप भी कि मैं इस लड़की के मामले में संजीदा था। बस अगर जाने दिया तो यह लड़की हो सकता है कि मुकर जाए और अपने पति को न छोड़े। इसीलिए एक नाटक दुनिया को दिखाने के लिए तो बनता ही है। वापसी और रक्षक पतियों उस औरत ने मुझे जल्दी जल्दी तैयार कर दिया। मेरे जिस्म पर भारी जोड़ा और जेवरात थे। कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन मैंने उस औरत को धक्का दिया और बहुत मुश्किल से भागने में कामयाब हो गई। मैं दुल्हन वाले भारी जोड़े में बमुश्किल भाग रही थी। मेरे पैरों में दर्द हो रहा था, लेकिन दिल में एक मजबूत इरादा था। मुझे उस दिन एहसास हुआ कि पति कैसा रक्षक होता है। जब मेरी प्रियांश से शादी हुई थी, वह दिन मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था, लेकिन सिर्फ दुनिया की नजर में। असल में तो मेरी मामी ने मेरा घर बर्बाद कर दिया था। मैं इस खौफनाक सच से भागती उस घर तक आ पहुंची थी, जिसके अंदर मेरे ख्याल से मेरी सारी खुशियां मौजूद थीं। मैंने सारे डर उतार फेंके, सोच लिया कि या तो प्रियांश अपना लेगा या फिर उसकी नफरत से खुद को मार डालूंगी। अब मुझे उसकी जरूरत थी। मैं थक चुकी थी। दरवाजे पर जब दस्तक दी, मेरी रूह तक कांप गई कि कैसे सामना करूंगी प्रियांश का। और फिर दरवाजे पर उसी शख्स को पाया जो मेरा पति था। उसने हैरानी और बेयकीनी से मुझे देखा। तभी अंदर से मेरी बहन पुष्पा आ गई, जो मुझे देखते ही मुझसे लिपट गई। मेरे भाई हैरत से मुझे दुल्हन बने देख रहे थे। जब मामा जी आ गए, मैं भागकर उनके पैरों में गिर गई। उन्हें सब कुछ बता दिया। मेरा कसूर सिर्फ यह था कि अपनों की जिंदगी के लिए मैं डर गई थी। मामा जी ने मुझे सीने से लगा लिया और देर तक रोते रहे। उन्होंने अपने भाई के फोन से मेरी दोस्त को कहा कि मेरे बेटे अन्नू को लेकर जल्दी से यहाँ मुंबई, नया शहर, पहुंचो। प्रियांश ने कहा, खुद को मुझसे दूर करके जिंदगी तंग कर दी मुझ पर। क्यों मेरे बेटे को मुझसे दूर रखा? उसे बाप की ममता से दूर रखा? वह अपने बेटे को देख रहा था, प्यार कर रहा था। मेरे पति ने कहा, काश मोहब्बत में कुर्बान होने के बजाय भरोसा रखती मुझ पर, मैं सब संभाल लेता। वह सौतेली माँ थी, तुम तो दुश्मनी न करती। तुम्हारे साथ बुरा किया तो नतीजा पा लिया उन्होंने। उनकी बेटी एक कार एक्सीडेंट में अपनी टांगों से अपाहिज हो गई है। बेटा नशा करने लगा, टूट गई है वह, और खाक हो गया गरूर भी, और हसद का बदला भी तार तार हो गया है। मेरा बेटा इतने रिश्तों को देखकर हैरान था। जिसे देखता मुझे पूछता, मम्मा ये कौन है? मैं खुश थी, मेरे रिश्ते फिर से मिल गए थे। मामी ने माफी मांगी अपने रवैये की, लेकिन प्रियांश ने कहा कि वह अब इस घर में नहीं रह सकता। सबने रोका, लेकिन वह चाहता था कि हम अलग रहें, अपनी अलग दुनिया बसाइए। फिर उसकी पोस्टिंग भी वहीं थी, इसीलिए हम लोग कुछ दिन बाद मुंबई आ गए। मैं सोचती हूँ, कुछ लोगों के साथ होने से जिंदगी का सफर, चाहे जितना भी मुश्किल हो, आसान लगता है। किसी का साथ होना ही हमारे लिए बहुत होता है। हमें जिंदगी के मायने दे देता है, जीने की वजह होता है। मेरे पति ने विक्की को सजा दिलवाकर साबित कर दिया था कि मेरा पति मेरा रक्षक है। मेरी मोहब्बत ने मुझे कमजोर बना दिया था। हम जिनसे मोहब्बत करते हैं उनके लिए फिक्रमंद हो जाते हैं, लेकिन काश मैं उस वक्त सब संभाल लेती तो मेरा बेटा और मैं 4 साल तक अपनों से यूं दूर न रहते।